नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए ट्रैवल वीडियो में। दोस्तों, ये वीडियो श्रीरंगपट्टनम का लास्ट वीडियो होने वाला है। इससे पहले हम लोग एक जेल देख कर आए हैं, टीपू का लाल महल और समर पैलेस जो कि म्यूजियम का रूप बन गया है, वहाँ देख कर आ चुके हैं। और इस वीडियो में हम सबसे पहले पहुँचे हैं दोस्तों एक कब्रिस्तान आप मान सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी कब्र हैं। टीपू सुल्तान, उनके माता पिता, उनके रिश्तेदार, यहाँ पर बहुत सारे ऐसी कब्र बनी हुई हैं। तो ये गुंबज के बारे में कुछ कुछ लिखा हुआ है। और ये चारों तरफ देखिए दोस्तों, कब्र ही कब्र आपको नज़र आएंगी। तो ये वैसे तो कोई पवित्र स्थान है नहीं, लेकिन कब्रिस्तान होने की वजह से जूता चप्पल बाहर निकालना आवश्यक है। तो बीच में एक सड़क गई हुई है, उसके किनारे किनारे जूता चप्पल निकालने के लिए व्यवस्था की गई है। ये देखिए दोस्तों, इस तरह के कैरेट रखे हुए हैं जिसमें जूता चप्पल अब निकाल के उसके बाद ही जो मुख्य गुंबज है उसके आसपास जा सकते हैं। तो ये है दोस्तों मुख्य गुंबज, और मुख्य गुंबज के बाहर इतनी सारी कब्र बनी हुई हैं। और इसके अंदर 3 कब्र हैं। जो मुख्य गुंबद है इसके अंदर 3 कब्र हैं, टीपू सुल्तान की और उनके माता की और पिता की। तो इसके अंदर चल के मैं आपको जल्दी जल्दी दिखा देता हूँ, फिर हम आगे चलेंगे त्रिवेणी संगम की ओर। तो ये है दोस्तों जो मुख्य गुंबज है, उसके अंदर देखिए जो उधर लास्ट में पीले रंग की है वो कब्र है टीपू सुल्तान की, और बाकी दोनों, एक माता की एक पिता की। इसके अंदर का इंटीरियर कुछ इस प्रकार है। ये देखिए पेंटिंग चारों तरफ से हो रखी है, और यहाँ पर फोटो खींचना है, वीडियो बनाना थोड़ा वर्जित है, लेकिन इतना ज़्यादा स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं होता है। और ये दोस्तों बरामदा है, बरामदे में ये बहुत सारी कब्र बनी हुई है, इसको देख सकते हैं। किनारे किनारे गुंबज पर लाइट मारने के लिए इस तरह के हेलोजन बल्ब लगे हुए हैं, जिसका स्पष्ट उद्देश्य यही है कि रात में गुंबज चमकता रहे। और ये है गुंबज। तो ये पूरा देखकर हम चलते हैं अब आगे दोस्तों। गुंबज के बाहर पार्क नुमा संरचना बनी थी, जिस प्रकार से समर पैलेस में बनी थी। तो बाकी और कुछ खास था नहीं। तो अभी हम निकल चुके हैं दोस्तों त्रिवेणी संगम के लिए। यह संगम स्थल भी उसी तरफ स्थित है जिस तरफ टीपू सुल्तान की कब्रगाह है। और यहाँ पर लोकपावनी, काबिनी और कावेरी 3 नदियाँ आकर मिलती हैं। इस त्रिवेणी संगम का भी धार्मिक महत्व तो बहुत अधिक है। ये कोई साउथ इंडिया से काशी तक नहीं जा सकता है, क्योंकि काशी जाने में काफ़ी खर्चा होगा और वहाँ पर जाकर अस्थि विसर्जन नहीं कर पाता है। तो फिर वो यहाँ पर भी कर सकता है, और उसको उसी के बराबर पुण्य प्रताप जो भी मिलना है वो मिलेगा, ऐसी मान्यता है। तो ये है दोस्तों त्रिवेणी, और त्रिवेणी के पास में हम पहुँच चुके हैं, त्रिवेणी संगम के पास। यहाँ पर एक छोटा सा मंदिर भी किनारे बना हुआ है। से उत्तर कावेरी और एक लोकपावनी, तीनों नदी मिलकर यहाँ पर तमिलनाडु में टूर धाम को जाते हैं। इसी तरह पे ये सेकंड काशी तरफ पे पुण्य क्षेत्र, यहाँ पे मरने पर स्वर्ग मिलेगा। मरने के लोगों को उसे पूज्य अस्थि विसर्जन करता है, उसे मन से ऐसे तरफ पे उसको ऐसे किया तो अच्छा हो जाता है, स्वर्ग प्राप्ति होता है। इसे काशी तरफ पे सेकंड काशी पुण्य क्षेत्र। जरा गरीब लोगों को ज़्यादा उधर काशी को जाके आने के लिए कम से कम 1 लाख रुपए चाहिए। इधर से 10,000 20,000 रुपए है तो बस आजू बाजू यहाँ पे लोग हैं, इधर से ज़्यादा लोग इधर ही पूजा गीजा करके जाए। ये है दोस्तों त्रिवेणी संगम का घाट। ये प्रयागराज जितना विशाल नहीं है ये घाट और ये संगम स्थल। और बीच में देखिए दोस्तों एक छोटा सा मंदिर घाट पर भी बना हुआ है। एक पुलिस वाले भी शायद बैठे हुए हैं, जो शायद जीवन रक्षक वाले होंगे। और थोड़ा मैं घाट के किनारे चलकर दिखाता हूँ दोस्तों किस प्रकार से यहाँ का दृश्य है। साफ सफाई तो यहाँ पर संतोषजनक लग रहा है, किंतु इससे बेहतर यहाँ की इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जा सकता था अगर ये टूरिस्ट स्पॉट के तौर पर अधिक फेमस है तो। और ये देखिए दोस्तों, इधर से ये नदी शायद कावेरी नदी है, और इधर से लोकपावनी और काबिनी नदी सामने की तरफ से आती हैं, और आगे की तरफ से तीनों कावेरी बनकर फिर चली जाती हैं। ये देखिए दोस्तों, बहुत छोटा सा घाट है, कोई बहुत बड़ा घाट नहीं है, और सूर्यास्त लगभग होने वाला है। इस घाट के किनारे कुछ घोड़े खड़े हैं जहाँ पर आप हॉर्स राइडिंग कर सकते हैं। बाकी कोई बोट या बोटिंग की व्यवस्था तो यहाँ पर नहीं है, और कोई पूजा पाठ कराने वाले पंडित भी नहीं दिख रहे हैं। लेकिन दोस्तों स्नान करने के लिए ये उत्तम जगह हो सकती है। हम तो वस्त्र लेकर नहीं आए, स्नान करने के लिए सुबह सुबह आना ही उचित रहता है वैसे तो दोस्तों अभी श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर खुल गया होगा, उसके कपाट खुल गए होंगे, तो हम चलते हैं मंदिर की तरफ। और ऑटो लेने का ये फ़ायदा हो गया कि 2 घंटे में हम सारा सब कवर करके और श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर पहुंच चुके हैं। अगर हम ऐसे एक एक जगह के लिए ऑटो लेते तो शायद अभी तक नहीं पहुंच पाते। तो दोस्तों ऑटो वाले को ये भी पता था कौन सी जगह कितने बजे बंद होती है या कितने बजे दोबारा खुलती है।
तो उसके हिसाब से हमें जल्दी जल्दी सारा कवर करवा दिया है। तो हम दोस्तों मंदिर के दर्शन करने के उपरांत चलेंगे बस स्टैंड, और फिर मैं ऑटो वाले का नंबर और परिचय आपको करवा देता हूँ। यदि आप आने का प्लान कर रहे हैं तो आप ऑटो बुक करना चाहें तो उससे कर सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये बाहर से जो मंदिर का गोपुरम बोलते हैं वो है, और मंदिर के अंदर जाने के लिए ये रेलिंग बनी हुई है। सिक्योरिटी जांच बहुत ज़्यादा है नहीं, और ये पूरा पत्थरों का बना हुआ है। पिलर देखिए दोस्तों, ये 12वीं शताब्दी का या 1200 साल पुराना मंदिर है लगभग ये। और सबसे बड़ी मूर्खता जो हुई मैसूर के राजा से कि उन्होंने, जब हैदर अली उनका कमांडर बना तो वो कोई युद्ध जीत कर आया था अंग्रेज़ों से शायद, तो उस समय उन्होंने हैदर अली को ये मंदिर श्रीरंगपत्तनम ही पूरा एक उपहार के तौर पे दे दिया था कि श्रीरंगपत्तनम श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर से जो भी कमाई होती है वो तुम रखो, जो भी वहाँ पर चढ़ावा आता है वो तुम रखो, और वो राजस्व में मतलब राजा नहीं लेगा, उसको उन्हीं को दे दिया था। तो उस जगह से फिर उनके पतन की शुरुआत भी हो गई थी। मतलब मंदिर को भी तुमने एक देन लेन की वस्तु बना दिया कि जिसका मन हो उसको। उसके बाद की कहानी तो आप सबको पता ही है। धीरे धीरे हैदर अली ने टेक ओवर कर लिया, फिर टीपू सुल्तान ने टेक ओवर कर लिया, और मैसूर के राजा को दोबारा यहाँ शासन स्थापित करने के लिए 700 परिवारों का कत्ल किया गया था टीपू सुल्तान के द्वारा, वो भी दीपावली के दिन। तो ये सब कहानियों में तो लिखा ही हुआ है दोस्तों, जो रिसर्च होती रहती है, नई नई आते रहती हैं चीज़ें। और यहाँ पर भी भीड़ बहुत अधिक है क्योंकि अभी अभी कपाट खुले हैं, उसकी वजह से ये भीड़ ज़्यादा है। और अब हम पहुँच चुके हैं दोस्तों मंदिर के अंदर वाले भाग में। अभी भी हम गर्भगृह तक नहीं पहुँचे हैं, मंदिर के बाहर, गर्भगृह के बाहर ही हैं, मंदिर परिसर में अवश्य है। और ये हुंडी रखी हुई है। मैं आपको एक नक्काशी दिखाना चाहता हूँ जो इसके पीछे ही बनी हुई है। ये शायद हाथी की, हाँ हाथी की नक्काशी है ये। तो ये देखिए दोस्तों, एक हाथी बना हुआ है, उसके ऊपर कितनी बारीक नक्काशी बनाई गई है। एक घंटी बना हुआ है और उसके अलावा और डिजाइन जो सामने की तरफ बनाई गई हैं। अब यहाँ ध्यान ये रखने वाली बात है कि उस समय कोई उपकरण नहीं थे छोटे छोटे, जैसे घिसने के लिए, ग्राइंडिंग के लिए। तो ये सारी चीज़ें हाथों से ही बनाई गई हैं। कितनी उत्कृष्ट थी उस समय की वास्तुकला, मूर्तिकला। और ये अंदर के पिलर बने हुए हैं दोस्तों, देखिए पिलर को भी किस तरह से गोल डिजाइन में काटा गया है, फिर वो घिसाई कर करके इस तरह के शेप दिए गई है। और कुछ पिलर तो मुझे लग रहा है बाद में लगाया गया होगा, जो सीधे सीधे वर्गाकार या आयताकार आकृति में बने हुए हैं। और इसके साथ ही ये दोस्तों एक मंदिर है, शायद तिरुपति जी का मंदिर है। और ये बीचों बीच में लगा हुआ है ध्वज खम्भ, यानी ध्वजा फहराने वाला जो खम्भ होता था उसको ध्वज खम्भ बोलते थे। और ये देखिए दोस्तों, ये बहुत पुरानी मूर्ति मुझे लग रही है जो काले रंग की यहाँ पर रखी हुई है। ये शायद शनिदेव महाराज की होगी। और ये आंगन टाइप का बना हुआ है दोस्तों, यहाँ पर ऊपर की तरफ ये जैसे गरुड़ खम्भ निकला हुआ है, तो उस तरफ पूरा सरिये से अभी कवर है। और ये बाहर रखी हुई है एक पीतल की मूर्ति जो कि शायद कार्तिकेय भगवान की होगी। और इस तरह की नक्काशियाँ कहीं कहीं पर आपको जो यहाँ पिलर लगे हुए हैं उनमें देखने को मिल जाएगी। और इस पिलर को बोलते हैं गरुड़ खम्भ। ये गरुड़ खम्भ है, इसके ऊपर शायद गरुड़ भगवान बने होंगे, और ये पीतल का नीचे बना हुआ था। तो दोस्तों इस मंदिर परिसर के अंदर भी कैमरा अलाउड नहीं है, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसलिए मैं गर्भगृह के अंदर की तो फ़ोटो नहीं ले सका। और जब तक मैं बाहर आया हूँ तब तक रात हो चुकी है और लाइट जल चुकी है। तो लगभग 1.5 घंटे का समय हमें लग गया दर्शन करने में, कपाट खुलने के बाद जब हम प्रवेश किए उसके बाद से 1.5 घंटे। और अब हम चल चुके हैं दोस्तों बस स्टैंड की ओर, और बस स्टैंड से सीधा मैसूर की बस पकड़कर यहाँ से निकल जाएंगे। तो चूँकि सीधा रास्ता है यहाँ से, तो वहाँ की बस 20 किलोमीटर ही है, तो बेंगलोर से आने वाली सारी बसें यहाँ से होकर ही जाती हैं लगभग। तो कोई बहुत ज़्यादा विशेष दिक्कत होने वाली नहीं है। अगर लेट भी हो जाए, थोड़ा 9-10 भी बज जाए, तो भी ये उम्मीद है कि बस मिल जाएगी बड़े आराम से। तो दोस्तों श्रीरंगपत्तनम की मार्केट से निकलकर अभी हम पहुंच चुके हैं जामा मस्जिद के निकट। और यहाँ पर बहुत सारे स्ट्रीट फूड के स्टॉल लगे हुए हैं जिसमें भीड़ भी अच्छी खासी दिख रही है। तो अगर रात्रि में यहाँ रुकना होता तो हम यहाँ पर आकर के थोड़ा सा वीडियो ज़रूर बनाते। अगर आप रुक रहे हैं तो ज़रूर यहाँ पर आइए और देखिए क्या खाने में मिलता है। अभी दोस्तों हम पहुँच चुके हैं बस स्टैंड पर, और भी हमारे जैसे आगंतुक यहाँ पर हैं। पीली नंबर प्लेट की गाड़ियाँ दिख रही हैं और टैक्सी वाली ही होंगी। दोस्तों अभी मैं ऑटो वाले से उनका मोबाइल नंबर ले लेता हूँ और आपको भी बता देता हूँ। या तो उसे अटेंड करेगा। कितना मोबाइल नंबर बता दो? 63
60583309। ठीक है। और कितना रुपए लोगे पूरा रंगपट्टनम घुमाने का? पूरा इधर आपको घुमा दिया ना, वैसा लेते हैं, आपका नाम सुने तो, नहीं तो कितना रुपए लोगे? 550 रुपीज़ लेते हैं। 550 रुपीज में क्या क्या घुमाओगे? इधर से गुम्बज है, संगम है, पैलेस है, दरिया दौलत, उधर से रंगनाथ स्वामी मंदिर, टिप्पू जेल है, टिप्पू सुल्तान डेथ स्पॉट है, और लाल महल पैलेस, जामिया मस्जिद, इधर से पूरा घुमा के 7-8 पॉइंट आते हैं, पूरा घुमा के रिटर्न बस स्टैंड छोड़े। ठीक है। ये ऑटो में कितना टाइम लगेगा? एक्चुअली मिनिमम 2 घंटा लगता है, एक 1.5 घंटा 1.5 आवर होना। एक्चुअली लेट हो गया तो 2 घंटा लगता है। मेरा ऑटो का पार्टी को बेजार नहीं करते हैं, एक आधा घंटे लेट हो गया तो अर्जेंट नहीं करेगा। एक्चुअली आपको 3.5 को एक्चुअली भाड़ा डाला, अभी टाइम कितना हो गया आप ही सोचिए। दूसरा ऑटो वाला है तो इतना टाइम नहीं देते, साथ जल्दी आना, साथ 5 मिनट में आना, 10 मिनट में आना, ऐसा हो गया तो मैं भाड़ा कैसा मारना, ऐसा बोलते। 4 घंटे तो लगभग हाँ, लग गए ना? तो मेरा तरफ किसी दूसरा ऑटो वाला टाइम नहीं देते, सिर्फ 1.5 आवर 2 घंटा देते होता है। ठीक है। अच्छा बोलो। दोस्तों, इस ट्रिप को कंप्लीट करने में लगभग 3 घंटे 45 मिनट का समय लगा, और कहीं भी ऑटो वाले ने ये नहीं बोला जल्दी चलो, देर हो गया, ऐसा कुछ। तो आप भी चाहें तो इनको बुक कर सकते हैं। और अभी मैं बस की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। दोस्तों, आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक और शेयर करिए। धन्यवाद।